हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है और ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 है उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स आए हुए हैं। 150 में से 117 मार्क्स पेपर 1 में, और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स आए हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है जिसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कह देते हैं, और यूपी ट्रिपल एस सी का पीईटी एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया है। ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एस सी बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई किए हैं। इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 4 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये पेपर नंबर 14 है। इससे पहले 13 जो पेपर हैं उन्हें हम सॉल्व कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में डिस्कस किया गया है। अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से सीडीपी में 30 में से 30 नंबर ले करके आ सकते हैं। और दोस्तों, रोज़ सुबह 10 बजे हम चैनल पर वीडियो अपलोड कर देते हैं। आप रोज़ सुबह 10 बजे आकर वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, पूरे दिन भर में से आप एक वीडियो देखने के लिए तो टाइम निकाल ही सकते हैं। अगर आप इस एक वीडियो को देख लेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे, और जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 117 मार्क्स आए उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा, जिसे पढ़कर आप भी आसानी से सीटेट के एग्ज़ाम में पहली बार में ही 120 से ज़्यादा नंबर ले करके आ सकते हैं। और दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा दिन तक तैयारी नहीं करनी है। अगर आप 30 दिन भी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप आसानी से 120 से ज़्यादा नंबर ले करके आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा इस तरह का। जब आप इस बटन को दबाएंगे तो इस तरह की बेल बन करके आएगी, और जब आप इस बेल को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का, और आप वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सीडीपी के 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस रेस्पॉन्स शीट से लिए गए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। इनके जो आंसर हैं वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, चिंतित नहीं रहना है कि कहीं हमारे आंसर गलत तो नहीं हो जाएंगे। सभी क्वेश्चंस के आंसर रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए, एकदम वेरीफाई किए हुए आंसर हैं। दोस्तों, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद केवल सही आंसर को पढ़ करके आगे नहीं बढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ लिया और उसका जो सही आंसर है उसे देख लिया और वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ गई, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अंडरस्टैंडिंग पर बेस होता है, और जितनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उतनी अच्छा स्कोर आप एग्ज़ाम में सीडीपी में कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चन के साथ साथ सभी ऑप्शंस को एकदम अच्छे से पढ़ें। उसी से आपको पता चलता है कि किस तरह के ऑप्शन हमारा आंसर होते हैं और किस तरह के ऑप्शन हमारा सही आंसर नहीं होते। दोस्तों, जो क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इन 4 ऑप्शंस में से या तो 3 ऑप्शन सही होते हैं और एक गलत होता है, या फिर 3 ऑप्शन गलत होते हैं और एक ऑप्शन सही होता है। तो जो ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शन से डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर होता है। तो ये आंसर देने का तरीका होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। ये कह रहा है कि कौन सा कारक है जो कि एक पर्यावरणीय कारक है और जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। तो देखिए, पर्यावरणीय कारक कौन सा है? विद्यालय, जो स्कूल होता है वह पर्यावरणीय कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखिए, प्रेरणा, तो प्रेरणा क्या पर्यावरणीय कारक है? नहीं, प्रेरणा बालक के अंदर से आती है, इसलिए यह
बालक का आंतरिक कारक है, यह पर्यावरणीय कारक नहीं है। पर्यावरणीय कारक भी होते हैं जिन्हें बालक अपने आसपास के वातावरण से, पर्यावरण से ग्रहण करता है। रवैया, रवैया भी बच्चे का आंतरिक गुण है ना। रवैया भी बच्चे का संवेग है, प्रेरणा भी संवेग है। व्यक्तित्व लक्षण या व्यक्तिगत लक्षण, तो ये भी बालक के आंतरिक गुण है। जो केवल ऑप्शन नंबर 2 है विद्यालय, यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि विद्यालय क्या है, पर्यावरणीय कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही वाक्य बोला गया है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में जो लड़का और लड़की होते हैं वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते जिससे कि वे दूसरे लोगों की नज़रों में बुरे बने। वह हमेशा हमेशा अच्छे कार्य करते हैं जिससे कि वे लोगों की नज़र में अच्छे बने रहें। ऑप्शन नंबर 2 सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ बोल रखा है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी कि इसमें सजा से बचने के लिए आज्ञा का पालन किया जाता है, जबकि यहाँ पर बिल्कुल ही अलग बात बोली जा रही है, या कानून और समाज के बारे में चीज़ें बोली जा रही हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, जो ये वाला वाक्य बोला गया है यह क्या होगा, कानून और सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। तो ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है वो कानून और व्यवस्था के बारे में, जबकि यहाँ बोल रहा है वो मानव अधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, गलत हो गया। केवल एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया, नेगेटिव हो गया। न तो वंशागत और न ही पर्यावरणीय कारक, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा, तो केवल नेगेटिव वर्ड है, तो ये पूरा ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर क्यों है? जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं वह आनुवांशिक और पर्यावरणीय दोनों ही प्रकार के होते हैं, यानी कि विकासात्मक परिवर्तन आनुवांशिक भी होते हैं और पर्यावरणीय या फिर वातावरणीय भी होते हैं। पर्यावरणीय, वातावरणीय या परिवेश, ये सभी एक ही, इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, और लेव वाइगोस्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में भाषा को बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लॉरेंस कोलबर्ग, तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था। जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था कि जो बुद्धि होती है वह एकल प्रकार की नहीं होती बल्कि अनेकों प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। और प्रारंभिक बचपन को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं। इसलिए अगर ऑप्शन में प्रारंभिक बचपन की जगह पर या प्रारंभिक बाल्यावस्था की जगह पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिया रहता तो वही हमारा सही आंसर हो जाता। प्रारंभिक बचपन, प्रारंभिक बाल्यावस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दो इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 साथियों के साथ बातचीत करके, तो पहला ऑप्शन सही है। जो बच्चे होते हैं वह साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2
उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। तो उद्दीपन और प्रतिक्रिया नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। प्रतियोगिताओं के द्वारा, तो प्रतियोगिता करना भी नेगेटिव वर्ड है, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर। तो पुरस्कार के लिए प्रयास करना, तो ये भी गलत है, तो पहला ऑप्शन डिफरेंट है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। तो कौन सी पद्धतियाँ जो अधिगम में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। पाठ्य चर्चा नियोजन में नवाचार, तो पहला ऑप्शन सही है। जो हम पाठ्य चर्चा करते हैं उसमें हमें नए नए विचारों को बालकों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बच्चों को अनुभव प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर 3, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ, तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? परीक्षा केंद्रित नेगेटिव वर्ड है, कठोर नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। हमें बच्चे को परीक्षा को ध्यान में रख करके नहीं पढ़ाना है, बल्कि हमें बच्चों को चीज़ें सिखाने के लिए पढ़ाना है। ऑप्शन नंबर 4, आवश्यकता के अनुसार पाठ्य चर्चा अनुकूलन, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। हमें बच्चों की ज़रूरत के अनुसार पाठ्य चर्चा करनी चाहिए। तो नेक्स्ट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन तो सही स्टेटमेंट है, लेकिन तीसरा ऑप्शन रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो जो ऑप्शन डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर होता है। तो तीसरा ऑप्शन बाकी के ऑप्शन से डिफरेंट है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षक के द्वारा बालकों को जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उन चीज़ों को शिक्षक को बालक के जीवन से जोड़ना चाहिए। तर्क आर, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जो बच्चे होते हैं वह अलग अलग संस्कृतियों से आते हैं और वह अपने साथ बहुत ही अनुभव लेकर के आते हैं और शिक्षिका को इनका ध्यान रखना चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब बालक वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानता हो तो ये दोनों ही क्या है, वनस्पतियाँ वो भी प्राकृतिक होती हैं और जीव जंतु भी प्रकृति में ही आते हैं। इसलिए जो बच्चे की बुद्धि है वह प्रकृतिवादी बुद्धि कहलाएगी और जो बालक है वह प्रकृतिवादी कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी का देखिए, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है अंतर्वैयक्तिक। क्या लिखा है? अंतर्वैयक्तिक। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि तब होती है जब कोई भी एक बालक किसी दूसरे बालक के बारे में या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की रुचियों और उसकी मनोदशाओं के बारे में जान लेता है, तो उसे हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है अंतर। अंतर का मतलब है हमें अंतर करने के लिए कम से कम 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2 चीज़ें होंगी हमारे पास तभी हम उनमें अंतर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एक बालक किसी दूसरे बालक या किसी दूसरे व्यक्ति की रुचियों और मनोदशाओं के बारे में जानकारी कर लेता है तो इसे हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। तो वहाँ पर भी 2 बालकों के बारे में क्वेश्चन में बताया जाता है, तो इसलिए हम पता लगा लेंगे कि 2 बालक हैं तो मतलब कि हम दोनों बालकों में अंतर कर सकते हैं, तो वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि उसका आंसर हो जाएगा। संगीत में, तो जिस बालक को संगीत में रुचि होती है वह संगीत में बुद्धि वाला होता है। ठीक है, स्थानिक बुद्धि, तो जो बालक वास्तुकार बनते हैं, पेंटर बनते हैं, ये स्थानिक बुद्धि वाले होते हैं। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। और दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वह हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। अगर शिक्षक पाठ्य सामग्री को अलग अलग तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहा है तो इस चीज़ से किसके समावेशन में मदद मिलेगी, इससे क्या लाभ होंगे।
तो श्रवण बाधित छात्र, ऐसे छात्र जिन्हें सुनने में तकलीफ है उन्हें भी इससे फ़ायदा मिलेगा। दृष्टि बाधित छात्र, जिन छात्रों को देखने में परेशानी है उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, इन्हें भी लाभ होगा। गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र, इन्हें भी लाभ होगा। अब देखिए इन चारों को ही लाभ क्यों होगा, तो देखिए ये जो बच्चे दे रखे हैं ऑप्शन में जिनके बारे में बताया गया, इन सभी बच्चों को अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां हैं। तो शिक्षक क्या करेगा, इन बच्चों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर इनको पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करेगा। इसलिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करना इन सभी के समावेशन में मदद करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में 1 2 3 4 सभी ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान। दोस्तों जब भी बालक स्वयं के बारे में सोच विचार करे, स्वयं का मूल्यांकन करे, अपना ही मूल्यांकन करे, तो इसको हम अधिसंज्ञान कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भी बच्चा अपने बारे में मूल्यांकन करे, अपने बारे में सोच विचार करे, तो इसको हम अधिसंज्ञान, अधिका मतलब हमारे ही अंदर, अधिसंज्ञान अपना ही संज्ञान लेना कहलाता है। बाकी का देखिए, रटकर याद करना नेगेटिव वर्ड है, विस्मरण याद करना नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बोला गया है। जो बच्चे होते हैं वह टीवी पर रियलिटी शो देखते हैं और बच्चों के जो खेल होते हैं वो भी इन्हीं पर आधारित होते हैं। कारण आर, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जो मीडिया है, मीडिया का मतलब टीवी देखना या फ़ोन पे अलग अलग तरह की चीज़ें देखना, ये सभी मीडिया के अंतर्गत आता है और ये बच्चे के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो ए और आर दोनों ही सही है और आर ए को सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अधिगम के लिए सामाजिक अवसरों में विद्यालय की जो भागीदारी होती है वह महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर तर्क देखिए, इसका तर्क आर, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। तो ये वाला वाक्य भी सही है। जो अधिगम होता है वह एक सामाजिक क्रिया होती है। कथन ए में देखिए, अवसर, अवसर प्रदान करना, तो अवसर क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, गलत है। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, गलत है। शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, बिल्कुल सही बात है। शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखने का मतलब है दूर भागना। तो ऐसा बच्चा जो कि अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह हमेशा पढ़ाई लिखाई की चीज़ों से, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, उनसे दूरी बनाकर रखेगा। अधिगम असहायता का मतलब होता है बच्चा क्लास में बोर हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसे पढ़ने में कोई भी मज़ेदारी नहीं आ रही और शिक्षक भी उसकी कोई सहायता नहीं कर रहे। ऑप्शन नंबर 4, सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अगर कोई बच्चा अधिगम असहायता महसूस कर रहा है तो वह सीखने में बिल्कुल भी उत्साह नहीं दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। तो बेहतर दृष्टिकोण के बारे में हमें बताना है। बिना समझे नकल करना, बिना समझे यानी कि हम समझे नहीं और नकल करना, नकल करने लग गए, तो नेगेटिव वर्ड है। नकल करना नेगेटिव वर्ड है। निष्क्रिय रूप से सुनना, तो निष्क्रिय नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। रटकर याद रखना, तो रटना और याद रखना दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। करके सीखना, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, करके सीखना का दृष्टिकोण बालकों के लिए सीखने की दृष्टि से बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आपको इस पर दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये बेल बनकर आएगी, इस पर आपको दबाना है और जब आप इस बेल को दबाएंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे जिनमें से ऑल पर आपको दबा करके रखना है। आगे बढ़ते हैं।
एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? तो यह जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी जेंडर रूढ़िवादिता नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर पक्षपात या जेंडर पूर्वाग्रह, इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। तो जेंडर पक्षपात हमारा सही आंसर हो जाएगा। पक्षपात का मतलब होता है अंतर करना, बच्चों में भेदभाव करना। तो यहाँ बोला जा रहा है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, जोखिम लेने वाले होते हैं, जबकि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं, जबकि लड़कियाँ आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लड़कियाँ भी बुद्धिमान और जोखिम लेने वाली हो सकती हैं और लड़के भी आज्ञाकारी और ईमानदार हो सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में लड़का लड़की में अंतर बताया जाए या फिर लड़का लड़की के लिए अलग अलग कार्य बताए जाए, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता या लैंगिक रूढ़िवादिता, ये सभी शब्द ऐसे प्रश्नों के उत्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में भ्रांतियां होना प्राकृतिक है। बच्चों के बीच में कुछ भ्रांतियां होती हैं जो कि प्राकृतिक होती हैं और हमें बच्चे की भ्रांतियों के लिए बच्चों को डांटना फटकारना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों में जो भ्रांतियां होती हैं वो क्या होती हैं? प्राकृतिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो महत्वपूर्ण कारकों का हमें चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक की गतिशीलता। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में शिक्षक की गतिशीलता के बारे में बताया है। ऑप्शन नंबर 2 विविध सामग्रियों का प्रावधान। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए विविध सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, अलग अलग सामग्रियों का प्रयोग, विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। तो हमें बच्चों को नए नए अनुभव प्रदान करने चाहिए, नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। तो पहला, दूसरा और तीसरा दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। पुनर्बलन के बारे में यहाँ लिखा हुआ पुनर्बलन, तो पुनर्बलन के बारे में जीन पियाजे ने नहीं बताया है, बल्कि इसके बारे में स्किनर ने बताया है। पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? पाठ्यक्रम का मानकीकरण। तो मानकीकरण एक नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। बहुभाषावाद। तो बहुभाषावाद एक पॉजिटिव वर्ड है, ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन इसको आंसर मानने से पहले बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर टिक लगाने से पहले हमें सभी क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। क्या होता है कि कभी कभी 2 ऑप्शन सही दे रखे होते हैं, लेकिन उन 2 ऑप्शंस में से भी हमें सबसे ज़्यादा सटीक ऑप्शन का चुनाव करना होता है। मूल्यांकन का मानकीकरण। तो यहाँ भी दे रखा है मानकीकरण, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एक भाषावाद, ठीक है, यहाँ दे रखा है एक भाषावाद, तो ये भी गलत है। एक भाषा नेगेटिव वर्ड होता है, तो जो बहुभाषावाद पॉजिटिव वर्ड होता है, तो बहुभाषावाद हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो मानकीकृत पाठ्यक्रम बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। समावेशी शिक्षा वह होती है जो सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करती है, सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलती है, किसी भी बच्चे में, लड़का लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं करती। तो मानकीकृत पाठ्यक्रम, मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। नेगेटिव वर्ड वाले स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं, पॉजिटिव वर्ड वाले स्टेटमेंट राइट होते हैं। अगम्य इमारत, तो ये भी गलत है। यहाँ बोला गया अगम्य इमारत, तो इमारत अगम्य नहीं होनी चाहिए, बल्कि इमारत सुगम्य होनी चाहिए। जब इमारत सुगम्य होगी तो बच्चे, ऐसे बच्चे जो कि दिव्यांग होते हैं, वो व्हील चेयर वगैरह पे अगर जाते हैं तो हम आसानी से उन बच्चों को, सुगम्य इमारत होगी तो उस इमारत में स्लिप बनी हुई होंगी सीढ़ियों की जगह पर, सीढ़ियों के साथ साथ, तो उनका बच्चे को लाभ मिलता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो इस तरह से अगम्य इमारत गलत बात है और सुगम्य इमारत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर 3 अनम्य मानसिकता, तो ये भी गलत है, ठीक है। अनम्य, नम्य का मतलब हो गया लचीला, नम्य का मतलब, यहाँ लिखो नम्य का मतलब होता है लचीला, और यहाँ अ लगा हुआ है, तो अ का मतलब नहीं, यानी कि बिना लचीली मानसिकता, तो ये बिल्कुल ही गलत है। बिना लचीला नेगेटिव वर्ड होता है और लचीला पॉजिटिव वर्ड होता है। चौथे ऑप्शन में दे रखा है लचीला शिक्षा शास्त्र, तो लचीला क्या है?
पॉजिटिव वर्ड है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है? जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। जो बच्चे के अंदर जो जीववादी दृष्टिकोण होता है, इसका विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। जीववादी दृष्टिकोण का विकास बालक के अंदर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, जीववादी दृष्टिकोण किस अवस्था से संबंधित होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। इस अवस्था में बच्चे मानते हैं कि जो बादल चलते हुए जो बादल हैं या कोई पत्थर जो लुढ़कता हुआ पत्थर है, इनमें भी जीव होता है। देखिए दोस्तों, जो मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। पहली अवस्था थी संवेदी चालक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था की जो टाइमिंग होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष और चौथी अवस्था 11 से 15 वर्ष। बना करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है, इस तरह से। या फिर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मकेंद्रिता या फिर स्वलीनता। ऐसे बच्चे जिनमें आत्मकेंद्रिता पाई जाती है या स्वलीनता विकार पाया जाता है, तो ऐसे बच्चे दूसरों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत करना, संचार करना पसंद नहीं करते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं जिनमें स्वलीनता विकार पाया जाता है, ये अधिक समय तक एक ही चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, एक ही स्थान पर अधिक समय तक नहीं बैठ पाते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनता है, मतलब कि बच्चे को सामाजिक संचार में परेशानियाँ होती हैं। तो आत्मकेंद्रिता और स्वलीनता वाले बालक में सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण यह बनता है, इसमें कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। पठन वैकल्य, जिन बालकों को पढ़ने में कठिनाई होती है उनमें पठन वैकल्य पाया जाता है। गुणज वैकल्य, जब बच्चे को गणित से संबंधित कठिनाई होती है तो वह गुणज वैकल्य कहलाता है। गतिमान दिव्यांगता, जब बालक अपने रोजमर्रा के कार्यों को करने में कठिनाई महसूस करता है, ठीक है, और गति करने वाले जो कार्य होते हैं उनमें कठिनाई महसूस करता है, तो यह गतिमान दिव्यांगता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? तो विविधता को महत्व, तो पहला ऑप्शन सही है, हमें विविधता को महत्व देना चाहिए। अलग अलग जो तकनीकें शिक्षक अपनाते हैं बालकों को पढ़ाने के लिए, अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, तो वो अच्छी बात होती है। जो विविधता लिखा हुआ है ना, या विविधता, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा। मानकीकृत परीक्षण, तो मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड है, पूरा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, गलत होगा। प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी गलत है। प्रमुख समूह यानी कि ऐसा समूह, ऐसे बच्चे जो कि किसी प्रमुख समूह से आते हैं, केवल उनको पढ़ाना, केवल अपनी शिक्षा को उन पर केंद्रित रखना, ये तो एक गलत बात है। हमें किसी खास वर्ग को या खास समूह को नहीं पढ़ाना है, बल्कि हमें सभी बच्चों को पढ़ाना है, सभी को साथ लेकर चलना है। ऑप्शन नंबर 4 गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाना जो कि गैर प्रासंगिक हो, जिसका बच्चों से कोई भी प्रसंग न हो, कोई भी लेना देना न हो, तो ये भी एक गलत बात है। तो गैर प्रासंगिक एक नेगेटिव वर्ड होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सहयोग में? तो दोस्तों, एक तरफ दी गई है दिव्यांगता और दूसरी तरफ दिया गया है कि इस दिव्यांगता को हम किस प्रकार समावेशित कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से बच्चे की मदद कर सकते हैं चीज़ें सीखने में।
पठन वैकल्य, पठन वैकल्य का अर्थ हो गया बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो लंबे लंबे लिखित कार्य देना, एक बच्चा जिसे पढ़ने में कठिनाई होती है तो क्या हमें उस बालक को लंबे लंबे लिखित कार्य देने चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि वह बच्चा उन्हें पढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 2 श्रवण दोष, यानी कि बालक को सुनने में परेशानी होती है। तो ऑडियो टेप देना, तो बालक तो सुन ही नहीं पाता है, तो ऑडियो टेप देने का क्या फ़ायदा? ऑडियो टेप को तो बालक सुन ही नहीं पाएगा, तो ये भी हो गया गलत। गुणज वैकल्य, गुणज वैकल्य का अर्थ हो गया कि बच्चे को गणित से संबंधित कठिनाई होती है, तो कैलकुलेटर का प्रावधान, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर बच्चे को गणित से संबंधित कठिनाई होती है तो हम उसके लिए कैलकुलेटर का प्रावधान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 दृश्य हानि, बच्चे को देखने में कठिनाई होती है तो चित्रों वाली पुस्तक उपलब्ध कराना। ऐसा बच्चा जिसे देखने में कठिनाई है तो क्या हमें उसको चित्रों वाली पुस्तक देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें चित्र बने हुए हैं और बच्चा उन चित्रों को नहीं देख पाएगा, क्योंकि बच्चे को देखने में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? तो नहीं आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट गलत होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन पर आप ध्यान मत दीजिए, भले ऑप्शन देखिए, हमें केवल सही और गलत ऑप्शन के ऊपर टिक लगाने हैं। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें दे रखा है रचनात्मक, रचनात्मक एक पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए पूरा ऑप्शन हो जाएगा पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 2 रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्वमूल्यांकन का उपयोग करना, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे कि सहकर्मी और स्वमूल्यांकन, इसलिए ये सभी वर्ड पॉजिटिव हैं, तो पूरा सेंटेंस ही पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचें, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। जो छात्र होते हैं वह सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं या वहाँ कैसे पहुँचें, इस तरह के प्रश्न भी अपने आप से करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, तो प्रदर्शन बढ़ाना, हमें बच्चों में प्रदर्शन नहीं बढ़ाना है, प्रदर्शन बढ़ाना एक नेगेटिव वर्ड हो गया। छात्रों के बीच लगातार तुलना करना, तो तुलना करना भी नेगेटिव वर्ड हो गया। तो देखिए 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, ऊपर के 1 2 3, और चौथा ऑप्शन बाकी के 3 से डिफरेंट है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। गलत है। क्यों गलत है? संदर्भहीन, संदर्भहीन एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब कि शिक्षक को बालकों को पढ़ाते समय संदर्भहीन तरीके से पढ़ाना चाहिए, यानी कि ऐसे तरीके से पढ़ाना चाहिए जिसका बच्चे के विषय में कोई भी संदर्भ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 2 उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए, तो यहाँ लिखा हुआ है असंबंधित खंड, तो असंबंधित खंड नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये भी गलत है। दोस्तों खंडों में विभाजित करना चाहिए, ये बात तो सही है ना। अगर शिक्षक बच्चों को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो किसी भी चीज़ के टुकड़ों में बांट करके बच्चों को पढ़ानी चाहिए, लेकिन वो जो टुकड़े हैं वो पढ़ाई से संबंधित होने चाहिए, जो कॉन्सेप्ट हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित होनी चाहिए, लेकिन यहाँ दे रखा है असंबंधित, तो असंबंधित होने की वजह से ये वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 3 उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, यानी कि शिक्षक के द्वारा बालक को अस्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं, तो ये भी गलत है। अगर स्पष्ट निर्देश दे दे तो सही हो सकता था, लेकिन यहाँ बोला है अस्पष्ट निर्देश देना, जो कि गलत बात है। ऑप्शन नंबर 4 उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें बच्चे को उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों यहाँ दे रखा है स्थूल कौशल। दोस्तों स्थूल कौशल में मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, मांसपेशियों का भारी प्रयोग किया जाता है, और ऐसा कार्य जिसे करने में हमारी मांसपेशियों पर भार पड़े उसे हम स्थूल कौशल कहते हैं। तो देखिए एक मटर को उंगलियों से दबाना, अगर हम मटर को उंगलियों से दबाएं या छीलें तो क्या हमारी मांसपेशियों पर भारी जोर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। किताब के पन्ने पलटना, तो जब हम किताब के पन्ने पलटते हैं तो भी हमारी मांसपेशियों पर कोई खास प्रभाव, कोई खास दबाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3
एक पैर पर संतुलन करना, तो जब हम एक पैर पर संतुलन करेंगे तो इससे हमारी मांसपेशियों पर बहुत ही दबाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। पेंसिल पकड़ना, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पेंसिल पकड़ने में मांसपेशियों का कोई भी दबाव नहीं पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, जो तीसरा वाला ऑप्शन है वह स्थूल कौशल का उदाहरण है, लेकिन पहला, दूसरा और जो चौथा ऑप्शन है यह सूक्ष्म गतिक कौशल के उदाहरण है। अब आप सोचेंगे कि सर ये सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होते हैं? तो ऐसे कौशल जिन्हें करने के लिए हमें मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना पड़ता है, मांसपेशियों पर कम दबाव पड़ता है, ऐसे कार्यों को सूक्ष्म गतिक कौशल या सूक्ष्म कौशल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो जब बच्चा किसी भी कार्य को अपनी रुचि से करता है, अपनी इच्छा से करता है, तो वह आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण होता है। तो देखिए, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। पुरस्कार जीतने के लिए कोई भी कार्य किया जाए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, तो वह बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर 2, नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, तो नगद इनाम जीतने के लिए, तो ये भी गलत है। नगद इनाम पाना, पुरस्कार पाना, ये सभी बाहरी अभिप्रेरणा के उदाहरण होते हैं। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, ये भी गलत है, ये भी बाहरी प्रेरणा का उदाहरण है। केवल वो क्या कर रहा है, बच्चा माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए, तारीफ पाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो ये भी बाहरी प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बच्चे को किसी भी भाषा में रुचि है और इसलिए वह उस भाषा को सीखना चाह रहा है, उसकी इच्छा है उस भाषा को सीखने की। तो रुचि पॉजिटिव वर्ड, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही बोला गया है, हमें बच्चों का आकलन करने के लिए अलग अलग तकनीकें और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण आर, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो ये वाला वाक्य भी सही है। कोई भी एक तकनीक से हम सभी बच्चों का मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, उनकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग उनकी सीखने की गति होती है। सभी बच्चे व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं सभी बच्चों में, इसलिए हमें उनका मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ए और आर दोनों सही हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए, गलत है। केवल एक नेगेटिव वर्ड है, निष्क्रिय नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये गलत है। जो बच्चे हैं क्या वो केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए, मतलब कि बच्चे केवल क्लास में बैठे बैठे शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं इसको सुनते रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि बच्चे को शिक्षक से प्रश्न भी करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, तो निष्क्रिय नेगेटिव वर्ड है, नकलची भी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। जो बच्चे होते हैं वो निष्क्रिय नकलची नहीं होते, बल्कि बच्चे सक्रिय खोजकर्ता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, तो ये भी गलत है। प्रतिलिपि नेगेटिव वर्ड है, यानी कि जो बच्चे हैं क्या उनको ब्लैक बोर्ड से देख देख कर नकल करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चे होते हैं वह बाल केंद्रित कक्षा में ज्ञान का निर्माण करने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, अपने प्रयास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आपको चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है, आप वीडियोस को देखकर वैसे ही चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इसको आपको दबाना है। इसको दबाने के बाद ये बेल बन करके आएगी, इस बेल पर दबाना है और जब आप इस बेल को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस बन करके आएंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे दोस्तों हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।